नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फैक्ट्री एक्ट 1948 और अमेंडमेंट 187 में कुछ बहुत बड़ा एक्ट है। कुछ छोटी सी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए बेसिकली कि इसमें अगर आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय है तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपको पता है या नहीं पता, तो थोड़ा बहुत इससे जान लीजिए। तो इसमें कुछ फॉर्म होते हैं। सरकार ने आप कैसे काम करेंगे, आपको किस कंडीशन में काम करना चाहिए और क्या क्या रूल फॉलो होने चाहिए, तो समझ लीजिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है सरकार को, आपको, आपके परिवार को। तो उसके लिए एक एक्ट पारित हुआ 1948 फैक्ट्री एक्ट जिसे बोलते हैं हम, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस टाइम पे बहुत रैपिड फेयर पे। और जब से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उसके बाद इसमें अमेंडमेंट दबा के हुए 1987 में हज़ार्डस प्रोसेस के लिए। तो मैं आपसे बस सीधे सिंपल बात करूँगा, जैसे कि हमारे ये फैक्ट्री एक्ट में कुछ कुछ जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि रूल्स हैं हमारे, जो रूल्स हैं जैसे रूल 3, रूल 8, रूल 9 और रूल 14 क्या क्या होते हैं ये, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि आपको किसी भी कंपनी खोलनी है तो सबसे पहला प्लान बनाएंगे। उस प्लान को, घर बना रहे हैं, आपको प्लान बना दिया आपने, मैं प्लान देखा है, मैप देखा है, फिर ब्लूप्रिंट देखा कि हाँ मैं ऐसे कंपनी बनाऊंगा। तो उसमें क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्योंकि फैक्ट्री लग रही है तो उसमें रिसोर्सेज लग रहे हैं। आप लैंड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की एयर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ का वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो कुछ फॉर्म ये हैं, ये फॉर्म ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सीधा ये देखिए जो फॉर्म है, इसमें फॉर्म 1 जो होता है अप्रूवल ऑफ प्लान किसी बिल्डिंग का। फॉर्म 2 है स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूपीपीसीबी की तरफ से बता रहा हूँ मैं ये। फॉर्म 4 भी है, वो अमेंडमेंट इन लाइसेंस चलाने के लिए। फॉर्म 3 है वो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए। फॉर्म 4 है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ मैनेजर, किसी भी मैनेजर को चेंज कर दिया है तो फॉर्म 4 का इस्तेमाल होता है। फॉर्म 8 है रिकॉर्ड ऑफ वाइट वॉशिंग, जो कि देना होता है। फॉर्म 9 जो है वो प्रेशर वेसल के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके प्रीमिसेस में जितने भी लोग काम करते हैं, 1 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, तो आपके एक व्यक्ति के खाने में कितना स्क्वायर एरिया आना चाहिए। तो इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि एक व्यक्ति को 15 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एक फ्लोर एरिया जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक फ्लोर एरिया जो कमरा है काम करने के लिए, वहाँ पर 15 मीटर स्क्वायर का वो होना ही चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ में। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए 1 मीटर स्क्वायर का एरिया सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है और काफ़ी जगह मिलती है काम करने के लिए और कंजस्टेड नहीं होता चीज़ें जो है। दूसरा, अब ये सब चीज़ें जितने भी फॉर्म्स हैं इनकी कुछ अथॉरिटीज़ है, कुछ इनको फॉलो करना होता है कि इन्हें सबमिट भी करना होता है, तो वो वन से नहीं है। अब आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक पीने का पानी और एक टॉयलेट। तीसरा, वेंटिलेशन, आप बीमार ना हो जाएं धुएं से, गंदगी से या किसी भी चीज़ से। तो इसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट दी हुई है। ये नहीं कि किसी भी कंपनी में 50 लोग हैं और उसमें एक ही वॉशरूम है, या फिर 1000 लोग हैं और 2-3 ही बाथरूम बना रखे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। उसमें सीधा सीधा लिखा गया है फैक्ट्री एक्ट में कि जो ड्रिंकिंग वाटर उसकी टेस्ट कॉपी 12 महीने में एक बार होनी चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर की जो टेस्टिंग है 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार होनी चाहिए ज़रूर, ठीक है। अब उसकी जो कॉपी है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को जमा होगी, ये आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वाटर बोर्न डिसीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे डायरिया, हैजा और बहुत सारी चीज़ें, और उल्टी, वॉमिटिंग। चलिए, अब आप आ गया कि आपको वाटर कूलर, कंपनी को वाटर कूलर देना है 1 मार्च से 30 सितंबर तक के पीरियड में। ठंडा पानी आपका अधिकार है, मिलेगा, और लिखा हुआ भी है ये हमारे स्टैंडर्ड में कि 1 मई से 30 सितंबर का जो पीरियड होता है इंडिया में, वहाँ पर एक वाटर कूलर जरूर होगा। एक नहीं, बहुत सारे वाटर कूलर होंगे। 150 वर्कमैन पर एक वाटर कूलर आता है।
150 वर्कमैन में 1 वाटर कूलर। दिखा सकता हूँ आपको, जैसे कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, वाटर कूलर 1 महीने से 3 महीने तक चाहिए, और 150 वाटर वर्कमैन पर 1 वाटर कूलर आएगा। चलिए, अब बात हमने वाटर कूलर की कर ली। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हुई थी कि कैसे कैसे हमारी टेस्टिंग होती है वाटर कूलर, वाटर की भी, ड्रिंकिंग वाटर की टेस्टिंग होगी, जिसमें TDS, pH, ओडर, कलरेंस, इकोलाई और आर्सेनिक और डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू द पॉल्यूशन लिमिट में होने चाहिए ये चीज़ें। TDS 400 से नीचे या फिर 300 से नीचे इतना TDS होना चाहिए। तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं, हमारे आयंस होते हैं, तो बेसिकली इतना हमें बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्कमैन को 50 वर्कमैन पर एक शीट की लैट्रिन होनी चाहिए। 50 वर्कमैन पे कि 50 लोग काम कर रहे हैं तो एक लैट्रिन जरूर होगी। अगर 250 लोग काम कर रहे हैं तो 5 सीटें, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ते हैं, 250 से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो हर 100 पे बंदों पे एक लैट्रिन बढ़ जाएगी। दूसरा, यूरिनल्स, मेल के लिए यूरिनल्स खड़े होके करने की जो सीट्स होती हैं यूरिनल्स, वो 50 आदमियों पर एक है, और हर यूरिनल में जो कि लेंथ में 2 फीट का गैप होना चाहिए, 2 फीट का, और 500 तक 50-50 पर एक। अगर किसी कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए? 50 पे 1 तो 2 हो गए, तो ऐसे ही हमारे 10 हो गए। अब आगे 500 से ज़्यादा अगर कहीं पे काम करते हैं तो बेसिकली कंपनी इससे ज़्यादा बना देती है यूरिनल्स, तो इससे भी ज़्यादा बना देती है, तो 100 पर 1 यूरिनल चाहिए। अब किसी भी कंपनी में मेल और फीमेल दोनों के बाथरूम और दोनों के वॉशरूम अलग होने चाहिए, और उस पर एक प्लेटिंग होनी चाहिए जिसपे पुरुष और महिला वहाँ की लोकल लैंग्वेज में या फिर किसी डायग्राम के साथ पोस्टिंग और पोस्टर लगे हुए होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, जैसे कि अगर किसी भी कंपनी में 30 से ज़्यादा या 30 महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पर क्रैच की सुविधा होनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती कहीं भी, कुछ कंपनियों को छोड़कर। और वहाँ पर बहुत सारी और महिलाएं काम करती हैं और वहाँ पर उन्हें फैसिलिटी नहीं मिलती है क्रैच की, क्रैच बच्चों खेलने की जगह। तो ये रूल में लिखा हुआ है कि किसी भी अगर कंपनी में महिला 30 से ज़्यादा महिला काम करती हैं तो वहाँ पर क्रैच की सुविधा होनी चाहिए। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम हमारे कैंटीन की। आप काम करते हैं तो आपको कैंटीन, कितने लोगों पर कैंटीन होना चाहिए? अगर किसी भी कंपनी में 250 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं तो वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये सीधा एक हमारे फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा हुआ है और रूल्स में भी लिखा हुआ है। तो इतने 250 से ज़्यादा कैंटीन व्यक्तियों के बाद कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए एक कैंटीन कमेटी भी होनी चाहिए, और कैंटीन कमेटी की इसमें वर्कर भी शामिल होने चाहिए, इस रिपोर्ट में एम्प्लॉय भी शामिल होने चाहिए, और इस रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल होना चाहिए, और वो खाने की रिपोर्ट सबमिट होगी स्टेट कंट्रोल FSCCI को, उस पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको आपके खाने का, आपके पचाने का और आपके पीने का भी इसमें वर्णन कर दिया। अब बात करते हैं साइंटिफिक चीज़ों का कुछ, जैसे कि प्रेशर वेसल, होइस्ट एंड क्रेन्स, लिफ्ट, पुलिंग कार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारी फोर्कलिफ्ट आती हैं, हाइड्रास आती हैं, क्रेन्स आती हैं, शैकल्स आते हैं उनके, आई बोल्ट आते हैं उनके, और तरह तरह की चीज़ें, हुक्स आते हैं, लैचेस आते हैं, तो उनकी भी टेस्टिंग होती है प्रॉपर 6 महीने में एक बार। ये फॉलो है, इसके स्टैंडर्ड हमें चेक करने हैं, और ये फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है कि कैसे हमें उनकी फेंसिंग करनी है, कैसे इंटरलॉकिंग लगानी है, या कहाँ कहाँ पर हम उनकी वो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिफ्टिंग है, देखिए इसमें दिखा हुआ है लिफ्ट, होइस्ट, ये नोट्स बनाए हुए मैंने बेसिकली फैक्ट्री एक्ट से अपनी ईजीली के लिए, कि लिफ्ट किसी भी तरह की लिफ्ट हो, होइस्ट, क्रेन, प्रेशर वेसल, टेस्टिंग होगी वो 6 महीने में होगी। 6 महीने में। अब प्रेशर वेसल भी 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक हाइड्रोलिक और एक अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए,
तो मैंने आपको बताया फैक्ट्री एक्ट में। तो जो हमारी हर तरह की लैचेज हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी 6 महीने में, टेस्टिंग रिपोर्ट किसी भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन से। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, उसे उस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, वो स्टेट बोर्ड से नॉमिनी पारित होता है, कोई भी स्टेट का बंदा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का, कि वो इसे कर सकता है और उसके लिए भी कॉम्पिटेंट पर्सन की भी एलिजिबिलिटी दी हुई है कि उसे क्या क्या होना चाहिए उसके पास, वही एलिजिबल हो सकता है इनकी टेस्टिंग के लिए और उसको सर्टिफिकेट देने के लिए। चलिए, और उसे मान्यता भी होती है उसको। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि फैक्ट्री एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि लाइट असर्शन और पोर्टेबल स्टैटिक चार्जेस। अब कंपनी में जो भी है हैवी मशीनरीज होती हैं, क्रेन्स होती हैं, फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं जो कि आग लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि कहीं पर अगर फ्लेमेबल लिक्विड है तो वहाँ पर स्टैटिक चार्ज अरेस्टर होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज जो होता है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता स्टैटिक चार्ज को, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, वो होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस इग्निशन, ये मैं यहाँ पे कंपनी में ओवन्स की बात होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओवन्स की बात होती है, एयर ड्रायर्स की बात होती है, और जहाँ पर ओवन काम करते हैं, पहले तो अगर उसकी रिपेयरिंग है वो किसी भी सर्टिफाइड बंदे के सामने और अकॉर्डिंग टू द चीफ कंट्रोलर के सामने ही होगी उसकी मेंटेनेंस भी। उसके अंदर एयर पॉकेट वेंटिलेशन नहीं बनने देना है, जो एयर पॉकेट स्पॉन्टेनियस इग्निशन हो जाता है जिससे, वो नहीं होने देना है। दूसरा, इसमें जो लाइटिंग अरेस्टर होना चाहिए। अब आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लैश पॉइंट, जो फ्लेमेबल लिक्विड का जैसे स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लैश पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस और लेस देन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ रूम more than 20 liters and proper continuous and fitting ventilation also provided required bulk storage of flammable liquids is prohibited। और तो अगर हमें अब कुछ कंपनियां जो होती है वहाँ पर हजार्डियस, जैसे पेंट थिनर, केमिकल का ही काम होता है, कुछ कंपनियों में पेंटिंग का काम होता है, कुछ कंपनियों में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल होता है, डीजल तो हर कंपनी लगती है अपने डीजल जनरेटर सेट के लिए। तो इसको पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव ऑर्गेनाइज हमारा पैसो एक्ट होता है, उसे फॉलो करते हैं गाइडलाइंस को। तो इसमें थोड़ा सा वर्णन हमारे फैक्ट्री एक्ट में भी किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 21 डिग्री सेल्सियस जिस भी लिक्विड का, फ्लेमेबल लिक्विड का, से फ्लैश पॉइंट कम होता है तो उसको 20 लीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते, और उसे उस रूम में रखेंगे जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जिसमें एकदम स्टार्ट इग्निशन ना हो या स्पॉन्टेनियस इग्निशन ना हो या फिर एक्यूमुलेटिंग इग्निशन ना हो। वहाँ पर स्पार्क अरेस्टर भी रखेंगे हम और स्टैटिक चार्ज अरेस्टर भी रखेंगे बेसिकली। और वहाँ पर हम साइन बोर्ड लगाएंगे कि यहाँ पर आप स्मोकिंग ना करें, यहाँ पर आप कोई भी ऐसी चीज़ें ना ले जाए जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, ट्रांजिस्टर जिससे आग लग जाए, या मैच बॉक्स ना ले जाए। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और हवादार कमरे में रखेंगे। दूसरा जो है, अगर हमें बल्क में स्टोरेज करना है और उसका फ्लैश पॉइंट कम है, चाहे वो कोई भी गैस हो, एसिटिलीन हो या फिर कोई भी फ्लेमेबल गैस हो, या पेंट हो या थिनर हो, जो कि हाईली फ्लेमेबल होते हैं, या कोई हाइड्रोकार्बन हो, तो उसको हम अंडरग्राउंड ही स्टोरेज रखेंगे। तो इसमें ये दिखाया गया है। अब इसमें ये बताया गया है फायर फाइटिंग के बारे में बताया गया है कि फायर फाइटिंग जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे कितने ही तरह के फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स हो, ABC हो, CO2 हो, ड्राई मिस्ट हो, AFFF हो, तो सभी का एक प्रॉपर सीरियल नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसमें उसकी डेट ऑफ रिफिलिंग और उसकी टेस्टिंग की डेट होगी। क्योंकि उसमें क्योंकि प्रेशर होता है 15 बार से भी ज़्यादा का होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, और इसका टेस्टिंग होगी साल में एक बार जरूर, या इंस्पेक्शन होगा। दूसरा, ये 12.5 हाइट 12.5 फीट की हाइट पर या 1.5 मीटर की हाइट पर इजीली एक्सेसिबल फ्लोर पे रखे होंगे, और इनको कभी भी ब्लॉक नहीं करना, इसमें ये लिखा गया है। और ये हमेशा इजी टू रीच पोजीशन पे होने चाहिए, और ये एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से ज़्यादा ना हो कभी भी, या 3 मीटर से 6 मीटर के दायरे में हो। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम इसके बारे में, फैक्ट्री एक्ट के बारे में थोड़ा सा, कि अब एक होती है कंपनी को एक सेफ्टी पॉलिसी बनानी होती है बेसिकली, जिसमें जो भी हज़ार्डियस वेस्ट अपने अंदर स्टोर कर रही है या फिर हज़ार्डियस का काम आती है, क्योंकि हज़ार्डियस कंपनी जो होती है वो बांटी हुई होती है हज़ार्डियस अकॉर्डिंग टू हज़ार्डियस वेस्ट।
कैटेगरी रेड होती है, ऑरेंज होती है, येलो होती है और ग्रीन होती है। तो अगर आपकी कंपनी इन जोन में आती है या इन कलर कोड में आती है तो उसको इन ज़रूरतों का या इन लीगल का फॉलो करना ही ज़रूरी है। तो अगर आपकी कंपनी स्टेट सेफ्टी को ध्यान में नहीं देती तो आप बोलिए उनसे कि आप सेफ्टी को ध्यान में रखें। दूसरा, अब मैं आपको एक सेफ्टी पॉलिसी बताता हूँ। एक कमेटी होती है, कहीं पर हज़ार्डस वेस्ट स्टोरेज हो रहा है या फिर कहीं पर इनफ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज हो रहा है तो होना चाहिए। अब एक होता है हेल्थ रजिस्टर। हेल्थ रजिस्टर क्या है? हेल्थ रजिस्टर होता है कि आपकी कंपनी में जो भी नए लोग काम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका एक प्री मेडिकल हेल्थ टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे तरह तरह के टेस्ट आते हैं, जैसे कि PFT, यूरिन के टेस्ट होते हैं, स्टूल के टेस्ट होते हैं, लंग्स के टेस्ट होते हैं, आपकी हाइट वेट मेजरमेंट होता है। तो उसका एक प्री मेडिकल इंस्पेक्शन होगा तभी वो ज्वाइन कर पाएगा। क्योंकि अगर उससे पहले से कोई ऐसी बीमारी हुई जो कि जैसे जानलेवा बीमारी हुई, जैसे कोई कैंसर हुआ जैसे टचेबिलिटी के साथ फैलता है, तो उसकी इससे खतरे कम हो जाते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद कुछ जो लोग हैं जो हज़ार्डस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग प्रोसेस हो गया या फिर वायरिंग की प्रोसेस हो गया, एक्सट्रूजन का प्रोसेस हो गया, जहाँ पे लगातार नॉन स्टॉप फ्यूम्स निकलती होती है, या कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है कि जहाँ पर 1000 तरह के नॉइस पोल्यूशन आ रहे हैं, तो उसकी हम ऑडियोमेट्री कराते हैं। तो उसके टेस्ट भी 6 महीने या 3 महीने में एक बार जरूर होने हैं और उसकी मॉनिटरिंग होनी है। और उस पर जहाँ पर 1000 निकल रहे हैं हमें टेस्ट रिपोर्ट देख के वो सबमिट करने होते हैं, और वो हेल्थ रिपोर्ट हम अपने UPPCB को भी सबमिट करते हैं बेसिकली, जिसमें हम फिटनेस देखते हैं उसकी। और वो फॉर्म 27 में, अब मैं फिर से फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि सरकार उसको किस फॉर्म में लेती है, वो होता है फॉर्म 27 और फॉर्म 26 जो कि हमें जमा करना होता है। ठीक है, ये आपको भी जमा करना होगा। अब फिर आप समरी बना के भी उन्हें इसमें दे सकते हैं। अब आप किसी हज़ार्डस कंपनी में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने फर्स्ट एड बॉक्स देखे होंगे जो कि खाली पड़े रहते हैं, वो भरे हुए होने चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग होती है, होनी नहीं होती तो होनी चाहिए। ये भी लिखा गया है कितने बंदों पर कैसा फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, कितने लोगों पर कितना मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, कितने लोगों पर वैन होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस फैक्ट्री एक्ट में ये प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि किसी भी कंपनी में 50 से नीचे या 50 से या 10 से विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट ओनर ऑफ पावर, या 20 बंदे या 20 से ज़्यादा बंदे, एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ज़रूर होता है। और उसको फैक्ट्री एक्ट में आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखा हुआ है कि उसमें सामान क्या क्या भी होना चाहिए, कौन से गेजेस, कौन से स्टेरलाइट, कौन से ऑइंटमेंट, या कौन से आपके ट्रायंगुलर स्लिंग्स या होने चाहिए उसमें। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एप्लीकेबल किस पे है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो किसी भी हज़ार्डस कंपनी में होने ही चाहिए, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 50 हो, या फिर उससे ज़्यादा हो। अब कोई हज़ार्डस कंपनी है, जैसे पेंटिंग प्रोसेस हो रहा है, प्लेटिंग का प्रोसेस है, या फिर एक्सट्रूजन का प्रोसेस है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, तो अगर उस कंपनी में 51 से 250 बंदे हैं तो वहाँ पर एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं OHC, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर। अब इसके कुछ लीगल्स हैं जो कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, जहाँ पर एम्प्लॉय 51 से लेके 200 तक काम करते हैं, तो वहाँ पर एक पार्ट टाइम डॉक्टर आएगा, जैसे मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं हम, और हफ्ते में वो 2 बार आएगा आपकी चेकिंग के लिए। जिस कंपनी में 51 से लेके 200 तक काम करते हैं, एक पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर आएगा वीक में 2 बार। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, 5 पर्सन वहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट एड के ट्रेंड होने चाहिए, जो कि हर शिफ्ट में होने चाहिए। बेसिकली अगर 200 से 500 है तो वो मेडिकल ऑफिसर फुल टाइम के लिए आएगा, जो कि हज़ार्डस वेस्ट कैटेगरी में आती हैं। अब वो जो OHC होगा उसका जो एरिया होगा वो 15 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए प्रॉपर हैंडलिंग के लिए, जो भी वो यूज़ कर सकता है। अब आती है वैन, कि वैन एम्बुलेंस वैन कहाँ पर होना चाहिए। तो एम्बुलेंस वैन जो है, अगर किसी भी कंपनी में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्कड है, तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस प्रॉपर कंडीशन में, जिसमें फर्स्ट एड किट, एक स्ट्रेचर और एक मेडिकल ट्रेंड लाइसेंस ड्राइवर होना चाहिए, उसका PUC भी कंप्लीट होना चाहिए ऐसे। अब कैंटीन जो है, कैंटीन जो एप्लीकेबिलिटी है वो 250 लोगों से, तो एम्बुलेंस वैन की मैंने आपको बताइए 500 से ज़्यादा जहाँ पर एम्प्लॉय है वहाँ पर एम्प्लॉयंस वैन होगा। ठीक है, चलिए। अब कैंटीन 250 से लोगों से ज़्यादा। रेस्ट रूम, अगर आपकी कंपनी में 150 लोग हैं तो वहाँ पर एक रेस्ट रूम या शेल्टर होना चाहिए।
फर्स्ट एड बॉक्स 50 वर्कमैन पे एक है और 50 पे है, 150 पे और 50 पे। अब सेफ्टी ऑफिसर अगर किसी भी कंपनी में 1000 ऑफिसर से ज़्यादा का या 1000 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हैं तो इन सभी की देख रेख के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, जो कि जगह जगह ऑब्जर्वेशन निकालेगा और आपकी रक्षा करेगा। दूसरा, अगर किसी हज़ार्डस कंपनी है जो कि कैटेगराइज है, वो कैटेगरी रेड में आती है या 250 में आती है, तो वहाँ पर 250 लोगों पर भी एक सेफ्टी ऑफिसर अलाउ है। वेलफेयर ऑफिसर जिसे बोलते हैं, जो कि आपके वेलफेयर का ख्याल रखता है। अगर किसी कंपनी में 500 ज़्यादा है तो वहाँ पर एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे ये रूल्स हैं कि कितने लोग पर कितना OHC होगा, कितने फर्स्ट एड होंगे और कितने हमारे सेंटर्स होंगे। अब मैं आपको बात करता हूँ कि फॉर्म 11, फॉर्म 12, फॉर्म 14, फॉर्म 15, फॉर्म 20, 21, 22 और 22 ये क्या चीज़ें होती हैं। 12, चलिए अब कुछ फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। बहुत बातें कर ली हमने कितने लोगों पर क्या क्या होना चाहिए। अब इसमें ये बेसिकली बहुत छोटा संक्षिप्त वर्णन है, इससे दुगना भरा हुआ है, और इसमें कुछ गलती होगी हो तो आप मेरे को बता दें जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके कि आप अपनी ये चीज़ सुधार लीजिए, मैं उसको सुधार लूँगा। क्योंकि ये मेरे पास जो डाटा है कुछ पुराना है, अभी इतना अपडेट भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सही है इसमें जो कि आपको बताना चाहिए। तो कुछ फॉर्म होते हैं हमारे, जैसे फॉर्म 11, फॉर्म 14, फॉर्म 15, एक्सीडेंट रिपोर्ट 21, 22, 23, 12। अब मैं आपको बात करता हूँ, जैसे ये फॉर्म 11 जो होता है फॉर नोटिस ऑफ चेंज ऑफ पीरियड ऑफ वर्क। ये अगर आप कोई कंपनी में काम चेंज कर रहे हैं, पीरियड ऑफ वर्क चेंज कर रहे हैं, तो फॉर्म 11 आपको जमा करना होगा। फॉर्म 14 है, ये HR से रिलेटेड है सारा, लीव एंड वेजेस का। फॉर्म 15 लीव बुक फॉर एम्प्लॉई। एक्सीडेंट रिपोर्ट हमें अगर जमा करनी होती है, अगर कंपनी में हमारी में कोई बॉडी इंजरी हुई है तो हम 18 होती है। अगर कोई बॉडी इंजरी नहीं हुई है तो हमें स्टेट बोर्ड को जरूर जमा करनी होती है। अगर 18 हुई है, कोई मर गया है या कोई बॉडी इंजरी हुई है तो 18। फॉर्म 20 जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फैक्ट्रीज ऑफ टू कन्वीनियंट पावर प्लान। फॉर्म 21 जो एनुअल रिटर्न होता है 51 को भरना होता है, ये सब सारा फाइनेंशियल रिलेटेड है। फॉर्म 22 जो है हाफ ईयर रिटर्न जो भरना होता है जुलाई 15 से पहले, और एनुअल रिटर्न भरना होता है 15 जनवरी से पहले। फॉर्म 23 रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ डे। और फॉर्म 12 वही मास्टर रोल, जिसका साइज भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतना 1.3 × 8 और हाफ, जिसमें 180 शीट्स होनी चाहिए। चलिए, फूड सेफ्टी एक्ट जो है मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स में आता है। चलिए, हमने पूरी फैक्ट्री एक्ट के बारे में आपसे बात की, इसमें कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर आपने हर जगह देखे होंगे, हर कंपनी में देखे होंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ और बताता हूँ कि फायर मॉक ड्रिल क्या होती हैं। किसी भी हज़ार्डस कंपनी में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर 50 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा या फिर 25 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर फायर मॉक ड्रिल होनी चाहिए किसी भी कंपनी में। क्योंकि इमरजेंसी हैंडलिंग सिचुएशन जिसे हम बोलते हैं इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान हमेशा होना चाहिए, और ये लीगल है और ये लिखा हुआ है कि इमरजेंसी मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए। उसमें हमारा मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, फायर फाइटिंग टीम, फायर रेस्क्यू टीम और फर्स्ट एड टीम तीनों होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल टीम हम उसमें बांट सकते हैं, और फायर फाइटिंग टीम को भी कई सेक्शन में बांट सकते हैं, जो कि हर शिफ्ट में, अगर शिफ्ट वाइज कंपनी है चल रही है तो हर शिफ्ट में उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं कि मॉक ड्रिल। अब हमने मॉक ड्रिल प्लान की बात की है, प्लान तो बहुत बड़ा है, वो बाद में बात करेंगे। मॉक ड्रिल कितनी होनी चाहिए और कितने महीने में होनी चाहिए। तो मॉक ड्रिल होनी चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी सीरियल नंबर, ये तो आपको बता चुका। फायर मॉक ड्रिल 3 महीने में होनी चाहिए ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। फायर मॉक ड्रिल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, तो ये लीगल है फायर वाली। चलिए, इसमें हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे अलग तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो मुझसे आप बोल सकते हैं इसमें, और आप सीधा कमेंट बॉक्स में सेक्शन कर सकते हैं कि आप इसे सुधार लीजिए। धन्यवाद आपका।